नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और अगले 1 घंटे ढेर सारा एक्शन, क्योंकि ये शो है आपका। आपके तमाम स्टॉक्स और आपकी तमाम क्वेरीज को हम देखेंगे, लेकिन ज़रा सबसे पहले मार्केट पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो अगर हम देखें आज के बाजार को, तो आप देखें कि बेहद सीमित दायरे में आज बाजार कारोबार करता हुआ 19,371 के लेवल पर इस वक्त निफ्टी। आपको बता दें कि निफ्टी में हल्की कमजोरी की वजह से निफ्टी 19,400 के नीचे आया है। निफ्टी बैंक में मामूली जो कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली हावी है। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में आज मामूली खरीदारी, लेकिन फाइनेंशियल शेयरों पर प्रेशर साफ तौर पर नजर आया है। अब मार्केट को देखें, सेंसेक्स को, तो यहाँ पर 65,395 के लेवल पर इस वक्त सेंसेक्स 99 अंक 108 अंक नीचे यहाँ पर नजर आ रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स को फिलहाल देखें तो इंडसइंड बैंक है, डीवीज लैब है, एचडीएफसी लाइफ है, हीरो मोटो है, और लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज ये नजर आ रहे हैं। निगाहें पूरी तरह से हमारी रहेंगी और इस खास शो में हमारे साथ कुछ दिग्गज जुड़ेंगे जो आपके सवालों को हम तक पहुंचाएंगे। और योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक किस तरह से पहुंचाएं वो हम आपको बता दें। तो कुछ नहीं करना है, आपके स्क्रीन पर ये जरिया आपको नजर आ रहा है। न सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स, बल्कि व्हाट्सएप नंबर जो एक टोल फ्री नंबर है, यहां पर आप फोन करके या एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जब भी आप अपना सवाल चाहे सोशल मीडिया पे पूछें, चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछें, ज़रूर अपना नाम और अपने शहर का नाम मेंशन करें और अपने लेवल्स को ज़रूर यहाँ पर बात करें। अगर कोई नज़रिया है, कोई लक्ष्य आपका है, तो उस लक्ष्य को भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हैं और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी और गौरांग, आप दोनों का। सबसे पहले गौरांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उम्मीद तो थी, एक अपेक्षा यही थी कि जिस तरह से लगातार एक बेहतरीन रैली हम देख रहे थे निफ्टी में, मुनाफा वसूली होनी थी। कंसर्न्स भी कल सामने आए थे। फिलहाल मार्केट को यहां से किस तरह से देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते गुरुवार को छुट्टी थी, बुधवार को एफएनओ एक्सपायरी थी। बहुत ही बेहतरीन रुझान ज्यादातर सभी बड़े सूचकांक ने ऊपर के तरफ के दायरे में दिखाया था। फिर गुरुवार को छुट्टी थी, शुक्रवार को वही बढ़त हमने ऊपर के साथ आते हुए देखी। और इस हफ्ते यानी कि जब सोमवार को शुरुआत हुई, तो कल यानी कि मंगलवार और उसके पहले सोमवार को शुरुआत अच्छी हुई थी सुबह में, लेकिन आपने बाजार को थोड़ी बहुत बढ़त गंवाते हुआ देखा था दिवस के दिन के दौरान में। और फिर जब बाजार बंद हुआ दोनों ही दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार को, तो जो नीचे के तरफ के दायरे हमने देखे थे उसको पीछे छोड़ करके बाजार ने ऊपरी तरफ के दायरे देखे। आज थोड़ी बहुत कमजोर शुरुआत है, और जिस प्रकार से हमने पिछले 4 या 5 दिनों में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, मेरे ख्याल से ये उचित होगा कि बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, बाजार थोड़ा दायरे में कामकाज करे। कोई बड़ी गिरावट आए इस समय में खबर को लेकर के ऐसे कोई कारण नजर नहीं आते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ज्यादातर आपको ये जो इंट्राडे करेक्शन हम कहते हैं, उसी रूप में करेक्शन आते हुए दिखेंगे और बाजार थोड़ा बहुत संभलते हुए दिखेंगे। छोटी या मध्यम अवधि में अगर किसी ने पैसे लगाए, सौदे किए हैं, तो जाहिर है वो मुनाफा वसूली करने आएंगे जिस प्रकार से उनको मुनाफा मिलता है, और इसके कारण भी थोड़ा बहुत बाजार में नीचे की तरफ का दायरा हो सकता है। 10 या 15 जुलाई के आसपास इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और उसका आगाज मेरे ख्याल से टीसीएस से ही होगा, जिस प्रकार से हर तिमाही में वो पहले नतीजे लेकर के आते हैं। तो बाजार को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत दशा और दिशा जो है वो नतीजों के आधार पर मिल सकती है, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि ज्यादा बड़ी निराशा नहीं हो सकेगी। कुछ क्षेत्र में अच्छा रुझान होगा आंकड़ों के आधार पर, कुछ में उम्मीद से जो है उससे बेहतर आंकड़े आएंगे, और उसी आधार पर मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि हम इतना ऊपर का सफर तय कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से लाजमी होगा कि बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, दायरेबंद में कामकाज करें,
और हर गिरावट में सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश का मौका, जो लोग मौका चूक चुके हैं, उनको मिलेगा। ओके, तो ये है व्यू बाजार पर। और इसमें तो हम जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबका एक कंसेंसस निकल कर आ रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। बाजार काफ़ी चल चुका है, इस वजह से थोड़ी थकान है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सलाह यही दी जा रही है इन स्तरों पर कि मुनाफा अपना बांध कर चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से अश्विनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। ईटी नाउ का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज गौरंग शाह साहब से फोन पे अभी बात सुनी। टीवी पे तो सुनते हैं, फोन पे सुन के बहुत अच्छा लगा। शाह साहब का मैं फैन भी हूँ, तो उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। मेरा सवाल है मैम, सारेगामा पे 392 पे लिए हुए 35 शेयर। ओके, ये कब लिया था आपने अश्विनी जी? लास्ट वीक की बात है मैम, अभी 8-10 दिन पहले। लास्ट वीक। चलिए लकी हैं आप, क्योंकि सारेगामा में यूजुअली यहाँ पर ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को नुकसान हुआ है काफ़ी, क्योंकि 500 के ऊपर गया था ये स्टॉक एक समय पर। उसके बाद लगातार हम देख रहे गिरावट है। अब पिछले कुछ दिनों से हल्की रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ये शेयर। गौरांग, आप ही से समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके फ़ैन भी हैं, तो आपके लिए स्पेशली इन्होंने कॉल भी किया है। तो इन्हें सजेस्ट कीजिए, इनकी मदद करिए, क्या करें सारेगामा इंडिया में। स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको, या फिर निवेश स्विच करने की राय देंगे, क्योंकि बहुत ही मामूली मुनाफे में है। 665 का रुपए के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है। बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और स्टॉक आप इनको सजेस्ट करेंगे? पूजा, हम भी इनका धन्यवाद करना चाहेंगे और सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे भी बात करके अश्विनी जी हमें अच्छा लग रहा है। पूजा, दिक्कत यह है कि सारेगामा इंडिया पर बुनियादी दर के आधार पर कवरेज नहीं है, तो सीधे सीधे हम राय नहीं दे सकेंगे। और मुझे ये नहीं पता अश्विनी जी का नजरिया निवेश का क्या है। अगर छोटी मध्यम अवधि का है तो जो भी छोटा मोटा मुनाफा मिल रहा है उसको समेटकर अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं, और मेरी राय में अगर ये परिवर्तन करते हैं तो ज्यादा उचित रहेगा। और परिवर्तन के रूप में हमें लग रहा है कि इस बारी, जैसे हमने वित्तीय क्षेत्र की पहले बात करी थी पूजा, और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमारा अनुमान यह था कि वित्तीय क्षेत्र जो है वो अच्छा रुझान लेकर के आएगा, जहां तक आमदनी यानी कि नतीजों का, तिमाही नतीजों का सवाल है। और इस वित्तीय वर्ष भी हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र एनबीएफसी काफी बेहतर रुझान लेकर के आ सकता है। और उसी तर्क के आधार पर अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं 2 सरकारी बैंक का सुझाव दे सकता हूं यहाँ पर। पहली है हमारे देश की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा विकल्प होगा कैनरा बैंक, जो कि मेरे ख्याल से 320 या 325 के आसपास का काज कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से 590 के आसपास है। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, जो मैं आपको दरखास्त करूंगा कि अगर आप अपने समय की पाबंदी नहीं है, तो लंबी अवधि के नजरिए से ये दोनों में से किसी भी एक बैंक को आप पसंद कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक बैंक मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतर आपको रणनीति यहाँ पर बनाने की सलाह मिलती हुई गौरांग साहब से। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी उन्होंने दिया, विकल्प भी दिए कि आप कहाँ पर संभावनाएं अपनी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। के मेश्राम हैं पुणे महाराष्ट्र से। के मेश्राम साहब, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। जी जी, के मेश्राम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और फिर सवाल पूछें। जी, हेलो। जी जी, पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरे पास 10 सीएट के शेयर हैं जी। 1670 के रेट पे। तो इसका क्या फ्यूचर है? कंपनी कैसी है? 6 महीना साल भर रुक सकता हूँ? ठीक है, 6 महीने साल भर रुक सकते हैं। कंपनी को लेकर भी नजरिया चाहते हैं और स्टॉक में उनको लेके किस तरह के संकेत मिल सकते हैं, ये वो देखना चाहते हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताएं क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीएट को देखें तो फोकस उनका
एग्रीकल्चर रेडिकल टायर्स पर बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी लगातार फोकस इस सेगमेंट में बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अगर इनके लेवल से देखें तो मुनाफे में हैं ये, लेकिन फिर भी आगे के लिए 6 महीने साल भर का नजरिया आप चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने जिस भाव पे इन्होंने खरीदी करी उस भाव से काफी अच्छा इनको प्रॉफिट मुनाफा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनका नजरिया और लंबा ही है जिस तरह का इन्होंने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको बने रहना चाहिए। काफी एक अच्छा लंबे कंसोलिडेशन का काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और पूरे ऑटो या टायर स्टॉक इन सब में काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस तेजी को इनको राइड करना चाहिए। इनको मैं एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 1900 रुपए का, वहां तक ये बिल्कुल इस तेजी को राइड करे। ऊपर मुझे ऐसा लगता है टारगेट आने वाले दिनों में हमको कहीं ना कहीं 2500 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू सीएट पर और आपको 6 से 1 साल का नजरिया भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस की चैंपियन। हर रोज की तरह इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं और आज स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या होगी आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी आज के लिए? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी नज़र स्टॉक स्पेसिफिकली जाती है टाटा केमिकल्स पे। स्टॉक ने कल अपनी जो एक यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट देने में यहाँ पे असफल रही है, तो ओवरऑल बेरिश भी बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और ओवरऑल पूरे सेगमेंट को भी अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे काफी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो बेयर पुट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी के साथ हम इसको आज ट्रेड करेंगे, जिसमें आपको 1000 रुपीज का जो पुट ऑप्शन है उसे बाय करना है और 970 का जो पुट ऑप्शन है उसे सेल करना है। बिल्कुल, तो ये है व्यू टाटा केमिकल्स पर 100 की जुलाई पुट यहाँ पर लेने की सलाह आपको दी जा रही है, तो इस पर आप नजर रखिए। भाई थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। सवालों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। सूर्यकांत हैं मुंबई महाराष्ट्र से हमारे अगले दर्शक और उन्होंने इस वक्त वो हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। सूर्यकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरे पास 780 शेयर मैंने आईपीओ में लिए थे आरवीएनएल के। ठीक है। 18 रुपए का भाव से। ठीक ठीक ठीक। मेरे पास 780 शेयर है आरवीएनएल के, मैंने 18 रुपए भाव से लिया था, आईपीओ में लगा था हमारे को। ठीक है, आपका कोई नजरिया? निकल जाइए इसके अंदर से। अच्छा, रुकें या निकल जाएं, सीधा सवाल इनका। गौरांग सर बताएं क्या करना चाहिए आरवीएनएल को? हालांकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ों पे बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन स्टॉक को देखें तो थोड़ा सा बीच में हमें एक रफ्तार जो है इस पे ब्रेक लगती नज़र आई थी। हालांकि अगर हम पिछले 1 महीने का व्यू देखें तो लगभग 4.5% ये स्टॉक ऊपर हो चुका है। 6 महीने में लगभग 70% ऊपर हो चुका है और इन्होंने जिन लेवल पर लिया उससे तो बहुत ऊपर है, अच्छे खासे मुनाफे में है। बताएं। तो पहले तो 2 चीज है यहाँ पर। एक तो 18 रुपए में 780 शेयर है इनके पास और मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से आरवीएनएल का, रेल विकास निगम लिमिटेड का 120 के ऊपर दाम चल रहा है। तो अगर आप प्रतिशत के हिसाब से मुनाफा देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार मुनाफा इनको हो रहा है और 780 शेयर्स की संख्या है इनके पास। मैं एक राय ये दे सकता हूं कि ये चाहे तो उन्होंने जो आईपीओ में पूंजी लगाई थी 18 रुपए पर, उस पे 15% या 15% 15 से 20% मुनाफा जोड़ दे आईपीओ का जो भाव था उससे, और वो जो भाव आता है उसके जो संख्या होती है शेयर की उतने शेयर बेचते। तो उससे क्या होगा कि इन्होंने जो पूंजी लगाई थी और 15 या 20% मुनाफा जोड़ करके जो शेयर बेचेंगे तो पूंजी तो घर आ जाएगी, उसके साथ 15 या 20% मुनाफा भी आ जाएगा। वो जो पूंजी आएगी उनके पास, ये चाहे तो रेल क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कंपनियों में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आईआरएफसी पर जब आईपीओ आया था तब हमने निवेश की राय दी थी, आईआरसीटीसी पर भी राय दी थी
और अगर यहाँ से हट करके कोई विपरीत क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो कल मेरे ख्याल से एक शेयर निजी बैंकिंग का था जो चर्चा में था, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को लेकर के। शेयर कल 80 के नीचे फिसला था, आज 80 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये चाहे तो वो पूंजी जो इनके पास लौट करके आएगी वो बने रह सकते हैं। और रेल विकास निगम लिमिटेड में बने बाकी जो शेयर बचेंगे वो चाहे तो बने रह सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो भारतीय सरकार, भारतीय रेल और रेल मंत्रालय के तरफ से जो भारतीय रेल का ढांचा है उसको सुधारने में बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, पहली बात। दूसरी बात, 400 कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी पूर्ण भारतवर्ष में, उसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात, लॉजिस्टिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशन हो रहे हैं, नई तीव्र गति के एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की बात करिए। अगर आप पूरा समीकरण सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई सक्षम और मजबूत कंपनियों को मेरे ख्याल से आने वाले समय में फायदा मिलेगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय लगेगा, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तो आप काफी अच्छे मुनाफे में हैं, लेकिन अगर 1-2 साल और रुके तो और भी शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आउटलुक और ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है आरवीएनएल के लिए। तो अगर चाहें तो आप समय दे सकते हैं स्टॉक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगली दर्शक झारखंड से जुड़े हैं रियांशी। रियांशी जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैम, मुझे 3 शेयर के बारे में क्वेरी चाहिए थी मैम। पहला पूना वाला फिनकॉप है मेरे पास, 350 के बाइंग है, 250 शेयर है। चेन्नई पेट्रो है मैम, 392 के भाव पे 250 शेयर है। और एक आईटीडी सीमेंटेशन है, 125 का रेट है, 400 शेयर है मैम। मुझे क्या करना है मैम तीनों में? 400। ये तीनों में आप कितना समय दे सकते हैं इन तीनों को? लॉन्ग टर्म सोचना में। ओके, चलिए मुनाफा तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं आपको तीनों ही स्टॉक पे हो रहे हैं। एक बार आईटीडी सीमेंटेशन और चेक कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल पूना वाला फिनकॉप और चेन्नई पेट्रो में तो हम देख पा रहे हैं कि आप मुनाफे में हैं। पूना वाला फिनकॉप में यहाँ पर रत्नी जी आप सजेस्ट करिए क्या करें। अभी 350 पर इन्होंने लिया हुआ था। पूना वाला फिनकॉप लगातार तेजी में, आज भी करीब 3% ऊपर है, 368 के पास है। और तेजी के लिए अभी और रुके पूना वाला में? पूना वाला फिनकॉम में सबसे बड़े डिस्क्लोजर के अंदर हमारे क्लाइंटों को रिकमेंडेशन करा है, इसमें निजी पोर्टफोलियो में भी हमारे हो सकता है। तो बात रही पूना वाला फिनकॉम के राय के लिए, तो डेफिनेटली काफी अच्छा एक कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन पे है। ये एक लंबा कंसोलिडेशन का इसमें हमको देखने को मिला था। उसके बाद में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला। काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी आई है इसमें। बिल्कुल इस कंपनी में अभी बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें टारगेट इनको 400 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो इनका अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो बिल्कुल बने रहे यहाँ पे। और स्टॉप लॉस एक लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको 310 रुपए की। और आने वाले दिनों में काफी अच्छा बड़ा टारगेट इनको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी देखा इनको तीनों ही स्टॉक में मुनाफा हो रहा है। पूना वाला फिनकॉप आप अभी भी होल्ड करिए, यहाँ पर तेजी और दिख सकती है। दूसरा स्टॉक है इनका चेन्नई पेट्रो, ये 250 शेयर्स हैं और 392 पर इन्होंने लिया हुआ है। और इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है और यहाँ पर फायदा मिल रहा है। चेन्नई पेट्रो में भी इनको आज स्टॉक देखिए 6.5% की तेजी शायद इस स्टॉक में चेन्नई पेट्रो में आज के दिन देखने को मिल रही है। स्टॉक में गौरांग आप सजेस्ट करिए चेन्नई पेट्रो, ये जो तेजी आ रही है क्या करें? अभी आगे भी और तेजी के लिए बने रहें, यहाँ पे भी अच्छे मुनाफे में है ये। देखिए ये पूरे क्षेत्र के लिए, यानी कि ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पूरा समीकरण अगर आप देखते हैं पूजा, तो सरकार के तरफ से भारत की जो निर्भरता है इंपोर्ट्स को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के, वो कम करने की है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल्स को ये बढ़ावा दे रहे हैं सरकार। तीसरी बात, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक बहुत बड़ी पूंजी बजट एलोकेशन किया गया है। और दिक्कत यह है कि अगर आप ये सब क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करते हैं, मिसाल के तौर पर चेन्नई पेट्रो है
या फिर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, या फिर गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, महानगर गैस, गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट वगैरह। तो आपका नजरिया जो है वो 2-2.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो नीतियों में बदलाव किया है पूजा, उसको निर्णायक तरीके से बैलेंस शीट पर सकारात्मक आंकड़े को लेके आने के लिए समय लगेगा। और खपत को लेकर के भी धीरे-धीरे ये खपत बढ़ेगी जैसे-जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो इन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि का अगर नज़रिया चेन्नई पेट्रो में अभी भी आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्टॉक था इनके पास, आईटीडी सीमेंटेशन। रत्नेश जी, आप सजेस्ट करिए। यहाँ पर भी इनके एंट्री लेवल काफ़ी अच्छे थे। 125 पर इन्होंने खरीदारी की थी। मेरे ख्याल से गिरावट जब थी स्टॉक में तब इन्होंने एंट्री की और उसके बाद शानदार गेन्स हो रहे हैं यहाँ पर इस शेयर में। ये क्या लग रहा है आपको, तेज़ी आगे भी बनी रह सकती है? पिछले 6 महीने में तो काफ़ी अच्छा चला ये स्टॉक, और तेजी के लिए अभी रुके रहे? आईटीडी सीमेंट में कंटिन्यू हाई रही फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा, पर ये अपने की एवरेज से थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि यहाँ पे कुछ पार्शियली बुक कर ले, और बाकी में स्टॉप लॉस लगा के रखे 145 रुपए का, ताकि अगर ये नीचे भी आता है थोड़ा सा इनको वहाँ पे भी मुनाफा बांधने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पार्शियली बुक कर ले। ऊपर में टारगेट जो बनते हैं वो 190 रुपए तक के आसपास के बनते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी पार्शियली बुक करके 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और ऊपर में टारगेट 190 तक का बचे हुए शेयर में इंतजार करें। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू आईटीडी सीमेंटेशन और आपके बाकी स्टॉक्स पर। चलिए छोटे से दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को बड़ी आसान भाषा में पेश करते हैं, और इसे लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन इस वक्त मौजूद हैं। विश्वमोहन, हमें बताएं कमोडिटी की एबीसीडी में आज का टॉपिक क्या है और कहां नजर रखनी है? कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं कंटैंगो की और बैकवर्डेशन की। ये टर्म काफ़ी यूज होता है कमोडिटी मार्केट में। कंटैंगो सबसे पहले समझते हैं मौजूदा भाव, यानी जो बाजार का भाव है, स्पॉट का भाव है, वहाँ उसके भाव कम है, और फॉरवर्ड फ्यूचर्स के प्राइस, यानी जो आने वाले फ्यूचर्स के प्राइस है, भविष्य के जो भाव ट्रेड हो रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के भाव जो ट्रेड हो रहे हैं वो ज़्यादा है। मान लीजिए क्रूड का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का भाव $75 है, और फ्यूचर्स में 3 महीने बाद का फ्यूचर, 2 महीने बाद का फ्यूचर 85 रुपये है, यानी कंटैंगो की स्थिति बनी है। कमोडिटी की सप्लाई पर्याप्त होने पर ये कंटैंगो की स्थिति बनती है कि अभी पर्याप्त सप्लाई है, लेकिन आगे उनके भव्य। लेकिन कंटैंगो की स्थिति और भी कई कारणों से बनती है। आपको एक तो कैरी कॉस्ट फ्यूचर्स में देने पड़ते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह होता है, स्टोरेज कॉस्ट होता है, उसका भी असर होता है, तो कंटैंगो की स्थिति बनती है। स्प्रेड ट्रेड के जरिए कंटैंगो मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। फिजिकल स्टॉक होने पर ट्रेडर्स पर्याप्त यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आर्बिट्राज की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती है, क्योंकि दो प्राइसेस के, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस का फायदा यहाँ पर उठाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं बैकवर्डेशन की। बैकवर्डेशन क्या है? बैकवर्डेशन में क्या होता है, जो मौजूदा प्राइस है वो फ्यूचर्स प्राइस से ज़्यादा है। मान लीजिए ब्रेंट क्रूड का भाव, मौजूदा भाव $75 है, और आगे के कॉन्ट्रैक्ट का भाव अगर आप देखें तो $65, $60 है, तो समझिए स्थिति बैकवर्डेशन की है। तो ये दोनों तरह की स्थिति बनती है। ये स्थिति इसलिए बनती है, आपको मौजूदा समय में लग रहा है कि स्थिति सप्लाई कम रहने वाली है और आगे जाकर स्थिति और दिक्कतें बढ़ने वाली है, तो वो उन सब का यहाँ पर असर होता है। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो कंटैंगो और बैकवर्डेशन की स्थिति समझकर आप अपने ट्रेड को नई दिशा दे सकते हैं, आर्बिट्राज का फायदा उठा सकते हैं, और भविष्य की चाल का भी अंदाजा आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा भाव और फ्यूचर्स के आगे के कॉन्ट्रैक्ट के जो भाव है वो एक्सपायरी के आसपास जाके कन्वर्ज करेंगे, एक भाव पर जाकर मिल जाएंगे। तो ये स्थिति आगे बनती है, तो वो अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। हालांकि भविष्य के भाव में कई सारे और भी फैक्टर होते हैं जो भाव में फर्क होता है, उसका भी ध्यान आप जरूर रखें। बिल्कुल, तो ये आपको बारीक बातें जो है आसान भाषा में हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने आपके सामने रखी, और इनको आपको समझने में जो मार्केट के टर्म्स हैं और तमाम कमोडिटी के टर्म्स हैं उनको भी समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस बेहतरीन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए अब अपने कॉलर की ओर बढ़ते हैं। विनोद हैं अहमदाबाद गुजरात से। विनोद जी, पूछें अपना सवाल। सर, मेरे पास बीसीजी के शेयर पड़े हैं 4000 जी, 22 रुपये की रेंज है एवरेज प्राइस।
ठीक है, और मेरा 1 साल 1.5 साल तक रुक सकता हूँ उसमें। ठीक है। अभी नजरिया क्या रख रहे हैं, कितना वेट कर सकते हैं आप? एक साल। 1 साल रुक सकते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है कि इस पे नज़रिया अगर हम देखें तो फिलहाल आज जो है वो ये स्टॉक जो है वो लगभग 5% के करीब गिरा हुआ है, और इस पर इसलिए नज़रिया जो है वो हम रत्नेश जी से लेंगे। रत्नेश जी बताएं क्या आप देखेंगे, 1 साल और वेट कर सकते हैं? नहीं, हालांकि सबसे पहले तो इस तरह के शेयर में निवेश करने के बचने की सलाह देते हैं हम सभी निवेशकों को। हालांकि एक किस्मत से इनको प्रॉफिट आ रहा है, अभी इसमें कुछ मेरे ख्याल से कंपनी में कुछ गवर्नेंस दिक्कत भी आ रही थी, जहाँ तक मुझे नॉलेज ध्यान आ रहा है, जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ। इसमें मेरी सलाह तो ये रहेगी कि इनको जो भी मुनाफा आ रहा है वो निकल जाए, मुनाफा बांध दे और इससे अच्छा दूसरी बड़ी कंपनियों में, बढ़िया कंपनियों में लगाए, जो कि हम कंटिन्यू 18 आवर सर्विस पे शेयर करते रहते हैं, उसमें लगाए। इससे जो भी मुनाफा आ रहा है लेके निकल जाए। नहीं, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से कंपनी में दिक्कत चल रही थी और सेबी से नोटिस मिलने की भी खबर आई थी, और लगातार हम देख रहे थे कि स्टॉक में एक लोअर सर्किट लग रहा था। अभी फिलहाल जो रिकवरी आई है, आपको मुनाफा ज़रूर हो रहा होगा, लकी हैं आप, लेकिन निकल जाएं मुनाफे से, मुनाफा लेकर, क्योंकि कंपनी में फंडामेंटल कोई स्टोरी नज़र नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले दर्शक को शामिल करते हैं। फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। दिल्ली से कार्तिक हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिक जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास अडानी के 1 लाख शेयर है 35 रुपीज के प्राइस से, तो मेरे को अभी होल्ड करने चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये कब लिया था कार्तिक जी आपने अदानी पावर? 2020 में, 2020 लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कार्तिक जी आपको। और 2020 में हमने देखा कि जिन भी निवेशकों ने गिरावट में अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश की, उनको शानदार मुनाफा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कार्तिक जी का, और शानदार गेन है। इन्होंने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले ली थी, ऐसा नहीं, अच्छा खासा पैसा लगाया था इसमें और अदानी पावर में, और अब देखिए अच्छे खासे मुनाफे पे, भारी भरकम मुनाफे पे इस वक्त स्टॉक में बैठे हुए हैं। और पेशेंस की भी आपकी दाद देनी पड़ेगी कार्तिक जी, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर में हमने हाल फिलहाल में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट भी आई थी बीच में, उस दौरान भी आपने इस स्टॉक को होल्ड किया। हालांकि अब ये सभी स्टॉक रिकवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम गौरांग से समझ लेते हैं। गौरांग जी, क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत ही अच्छे लेवल्स पर, अच्छे समय पर इन्होंने एंट्री ली है और मुनाफा शानदार हो रहा है। अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने तो और भी ज़्यादा मुनाफा देखा होगा। खैर, इन्होंने तो 300-400 के लेवल्स भी देखे होंगे स्टॉक में, अभी वहाँ पे थोड़ी कमी आई होगी। बट क्या कोई दिक्कत अभी भी देख रहे हैं आप अदानी ग्रुप शेयरों के साथ, अदानी पावर के साथ, या फिर बने रहे, होल्ड करें स्टॉक को? कि हम अडानी समूह की कंपनियों में कोई कवरेज रखते नहीं है, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कार्तिक को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि, और जैसे आप बता रहे थे पूजा के, अडानी पावर के जो शेयर के दाम थे वो एक समय पर काफी ऊपर थे, और फिर कुछ कारणों को लेकर के, रिपोर्ट्स को लेकर के पूरे समूह की कंपनियों में हमने काफी नीचे के तरफ के दाम देखे और निवेशक काफी धराशायी हो गए थे। 1 लाख शेयर 35 रुपए पर खरीद, और मौजूदा स्तर प्रति शेयर का है करीबन 246 रुपए के आसपास। आप देख लीजिए, गणित लगा लीजिए कि कितना गुना मुनाफा इनको मिल रहा है। और शेयर बाजार में हम अक्सर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा निवेशकों के, आपको इतना बेहतरीन अगर मुनाफा मिल रहा है और पहले मिल रहा था इससे भी ज्यादा, तो आपको थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी चाहिए था समय के अनुसार। और अक्सर की तरह मैं यही कहूंगा कि लालच शेयर बाजार में नहीं रखना चाहिए, जिसके कारण मुनाफे वाले सौदे भी, निवेश भी आपको नुकसान कर सकते हैं। सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि कवरेज नहीं है पूजा, माफी चाहूंगा इसके लिए।
कार्तिक को देनी होगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मुनाफा इन्होंने यहाँ पर बनाया है। और जाहिर सी बात है कि जो अहम बात है, चूँकि गौरांग जी ये कवरेज नहीं देते, तो हमें शायद रत्नेश जी से भी इस पे राय ले लेनी चाहिए। रत्नेश जी ज़रा बताएं क्या होगी आपकी सलाह? मैं भी इसमें जरूर इसी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे मुनाफा बांध देना चाहिए। और अभी भी ये इसको होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि अडानी में थोड़ा सा अभी क्या ग्रुप में पूरा एक थोड़ा सा माहौल अभी बना हुआ है, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी भी काफी ज्यादा इसके अंदर हमको देखने को मिल रही है पूरे ग्रुप में। तो यहाँ पे जरूर उनको मुनाफा बांध के कुछ, और मैं इनको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 210 रुपए का। वो एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जरूर कुछ मुनाफा बांध लो 210 रुपए का, बाकी के शेयर बचे हुए शेयर में स्टॉप लॉस लगा ले। और इस सबके पास आ रही है आपके स्क्रीन पर आने को तैयार एक बड़ी खबर। जी हां, अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के लिए एमफी कैटेगरी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इस बदलाव के क्या मायने हैं, कौन से शेयर अपग्रेड हुए हैं, कैटेगरीज में किस तरह का बदलाव आया है, शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, एम्फी की जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब ये जो है सेकंड हाफ कैलेंडर ईयर 2023 की अनाउंसमेंट है रीक्लासिफिकेशन के लिए। अब याद रखिए, जब ये रीक्लासिफिकेशन होती है तो ओवरऑल इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं देखने मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि रिकैटेगराइजेशन स्मॉल कैप से मिड कैप हुआ या मिड कैप से लार्ज कैप हुआ, तो उससे क्या होता है, जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं इक्विटी स्कीम्स की, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रहता है, विजिबिलिटी स्टॉक में रहती है, और आगे जाते हुए इनफ्लोज में जो है बेटरमेंट का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। तो कौन से ये स्टॉक्स है जिस पे हमें फोकस रहना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिड कैप से लेकर लार्ज कैप स्टॉक्स की जर्नी। और हाँ, याद रखिए रिसेंटली मैनकाइंड फार्मा लिस्ट हुई थी, तो ऑलरेडी ये लार्ज कैप कैटेगरी में जो है डिफाइंड है। JSPL, PNB, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, TVS मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो हैं मिड कैप से अब लार्ज कैप हो गए हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप से मिड कैप में आए हैं, तो एक टाइप से कैटेगरी में कम आया है। नाइका, JSW एनर्जी, टाटा एलेक्सी, इंडस्टार्स, पेज इंडस्ट्रीज़ और मैक्रो डेवलपर्स जैसे स्टॉक हैं, जहां पे उनकी जो ओवरऑल कह सकते हैं लार्ज कैप डेफिनेशन अब मिड कैप हो गई है। कुछ स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप से मिड कैप गए हैं, इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। इसमें इंक्लूड करते हैं फैक्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IIFL फाइनेंस, पंजाब सिंध बैंक, जिंदल स्टेनलेस, RVNL जैसे स्टॉक्स। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप से अब स्मॉल कैप हो चुके हैं, उनको भी लिस्ट में लाते हैं। पिरामल फार्मा, फाइन ऑर्गेनिक, निप्पॉन लाइफ AMC, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इमामी और जिलेट इंडिया जैसे स्टॉक्स कुछ हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस भी यही है। और रिसेंटली बहुत सारे IPOs भी आए हैं, तो ये मोस्टली आपके स्मॉल कैप इंडिसेस में आए, जैसे कि इक्यो लाइटिंग, एवलॉन टेक हुआ, रेडियंट कैश मैनेजमेंट हुआ, ग्लोबल सर्फेसेज हुआ। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द IPO जो आए हैं रिसेंटली वो स्मॉल कैप कैटेगरी हुए हैं, और सिर्फ मैनकाइंड फार्मा है जो लार्ज कैप में गए हैं। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं आपको हमने बताया है आपके एम्फी की कैटेगराइजेशन पे, और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाते हुए। करेंगे शरद आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। पूरे बहुत विस्तार से शरद ने हर बात बताई, बहुत स्पष्ट तौर पे बताई, और शायद इस पे व्यू लेना भी बनता है। गौरांग सर, मैनकाइंड फार्मा की लार्ज कैप में एंट्री हुई है, कोई खास नजरिया आपका इस पे? यहाँ पर भी क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो समीकरण है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर होता है। और अगर शेयर, किसी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं और उधर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, तो उसी तरीके से उसकी गिनती लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में होती है, या कोई दूसरे तरीके से तब्दील होती है। इससे कंपनी के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात पहले बताना चाहूंगा। और दूसरा, अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है या फिर मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है, तो जाहिर है वो बड़े बड़े निवेशकों के रडार पर आ जाते हैं, और वहां पर बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, खरीदारी होती है, जिससे शायद शेयर के दामों में छोटी अवधि के लिए थोड़ी बहुत असर आते हुए दिखेंगे। मैनकाइंड पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू इन स्टॉक्स पर, और एम्फी के श्रेणी में कौन कौन से स्टॉक्स आए ये भी हमने आपको बताया, और उससे आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि इस वक्त ब्रॉडर मार्केट का इंटरेस्ट क्या दिखाई दे रहा है और कौन कौन सी कंपनियों पर आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। तो इन कंपनियों को नोट डाउन कर लीजिए जो कि मिड कैप से लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है जयेश मेहता जी का। बिरला सॉफ्ट है इनके पास, 100 शेयर्स 326 पर लिया हुआ है और मुनाफे में है ये 352 पर इस वक्त ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक एक रेंज में ही है, लेकिन इनके खरीदारी का लेवल काफ़ी अच्छा है और वहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी।
बट रत्नेश जी क्या सजेस्ट करेंगे, बिरला सॉफ्ट इन स्तरों से निकल जाने की राय देंगे या फिर और तेजी दिख रही है आपको चार्ट्स पर? आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ओवरऑल आईटी सेक्टर काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कंटिन्यू कर रहा है, कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी नहीं परफॉर्म करा है। मेरे हिसाब से बीस ऑफ इनके खरीदी भाव से तो काफी अच्छा ऊपर है, और अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहाँ पे जरूर एक थोड़ा सा मुनाफा इनको बांधना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। 345 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करना चाहिए, और बचे हुए शेयर में ऊपर में कहीं अभी 370 रुपए के आसपास आता तो वहाँ पे पूरा मुनाफा बांध दे। तो मेरे ख्याल से पार्शियली यहाँ पे जरूर इनको यहाँ पे मुनाफा बांध देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुनाफा बनाने की सलाह। और बढ़ते हैं आगे, और एक अहम खबर आ रही है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसयूवीज पर जीएसटी को लेकर चर्चा हो सकती है। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने यह जानकारी दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इनवॉइसेस से संबंधित कंप्लायंस में कुछ प्रस्ताव जो है काउंसिल के सामने लाया जाएगा। इसमें काउंसिल को एक रिपोर्ट हम अवश्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि अभी तक क्या कदम केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर उठाए हैं और उसमें हमें क्या सफलता मिली है। जहां तक लॉ में या प्रोसीजर में बदलाव करने के प्रस्ताव हैं, उन पर अभी चर्चा जारी है। फिटमेंट कमेटी में 2 ऐसे विषय थे जिन पर जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी को निर्देश दिए थे इनको एग्जामिन करने के लिए। एक मिलेट से बने हुए कुछ खाद्य पदार्थ और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स को लेकर भी कुछ संदेह थे ट्रेड ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको रेज किया था, तो उसकी परिभाषा पर भी कुछ चर्चा हुई। विंडफॉल गेन टैक्सेस की बात करें सर, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें लंबे समय से काफी नीचे के लेवल पर बनी हुई हैं, सरकार के अंदर क्या सोच है नोटिफिकेशन वापस नहीं लेने का? क्रूड के जो इंटरनेशनल बाजार में जो प्राइसेस हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से कम रहे हैं, मगर स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं और जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। डोमेस्टिक एलपीजी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह थी? 15% ड्यूटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी एलपीजी पर, वो जो आम कंज्यूमर है उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इस ड्यूटी से ऑलरेडी एक एग्जेम्पशन है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है, जिसमें वो 0 ड्यूटी पर एलपीजी इंपोर्ट करके सप्लाई कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उन पर जरूर इसका असर पड़ सकता है। तो ये थे विवेक जौहरी, सीबीआईसी चेयरमैन, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ फैसला हो सकता है, इस पर वो अपने व्यूज शेयर कर रहे थे। और इस पर देखिए एक अहम बात जो निकल कर आ रही है इस पूरे डिस्कशन में कि वो एसयूवीज पर भी जीएसटी को तर्कसंगत बनाने पर बातचीत हो सकती है। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे ये एसयूवी मार्केट और ऑटो स्पेस को लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां अब इस मार्केट में एंट्री ले रही हैं। एसयूवीज में भी अब हम कंपटीशन बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस सेगमेंट को अगर देखें और अगर किसी कंपनी को प्ले करने की कोशिश करना हो, क्योंकि एक के बाद एक बड़े लॉन्चेस के बाद, तो ऑटो स्पेस में कौन सी कंपनी आपको अभी बेहतर नज़र आ रही है? अगर किसी का लंबे समय का नज़रिया है तो कहाँ एंट्री लेने की राय देंगे? पहले तो ये जो जीएसटी में बदलाव की बात है, 28% का मेरे ख्याल से स्लैब है, अगर जो मेरे पास जानकारी है वो सही है तो पूजा। और वो निर्भर करता है कि इंजन की क्षमता यानी कि पावर सीसी के हिसाब से क्या है, और दूसरी बात उस वाहन की लंबाई को लेकर के। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण आएगा जब भी बैठक होगी। मगर पूरे ऑटो क्षेत्र में खास करके पैसेंजर व्हीकल जिसे हम कहते हैं पीवी सेगमेंट में, उसमें अगर आप देखने जाएं तो एसयूवीज यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। और इसी प्रोडक्ट में ना तो सिर्फ भारत में स्थापित कंपनियां नए लॉन्चेस कर रही, लेकिन जो विदेशी कंपनियां जो भारत में बना रही हैं एसयूवीज वो भी लॉन्च करें। मिसाल के तौर पर एमजी हो गई, किया हो गया, ह्युंडई हो गई वगैरह वगैरह। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस वर्ष शुरुआत में जनवरी 2023 में जब दिल्ली में ऑटो एक्सपो हुआ था,
वहां पर भी काफी सारी कंपनियां जो है भारत में स्थापित और विदेशी कंपनियों ने बहुत सारे मॉडल्स प्रोटोटाइप लॉन्च किए थे और भविष्य में वो आने वाले समय में वो उसको लॉन्च करेंगे। हमारी जो खरीदारी की राय है, अगर आप एसयूवीज को ध्यान में रखते हैं, तो पहले पायदान पर आएगी टाटा मोटर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर टाटा नेक्सन का न तो सिर्फ आइस इंजन पर है, लेकिन इलेक्ट्रिक जिसे हम ईवीज कहते हैं, मेरे ख्याल से 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। दूसरी पायदान पर आएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि डाइवर्सिफाइड व्हीकल्स बनाती है, इंक्लूडिंग एसयूवीज, यूवीज वगैरह वगैरह, कमर्शियल व्हीकल वगैरह। और फिर आएगी भारत में स्थापित सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी मारुति। तो ये 3 हमारी पसंदगी है जहां तक इस सेगमेंट का सवाल है। बिल्कुल, तो गौरांग साहब की जो पसंद है वो आपके सामने उन्होंने रखी और ख़ास नज़रिया उन्होंने पेश किया। रत्नेश, एक ख़ास फोकस अगर हम देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे, चाहे हम इस वक्त देखें आईओसी को, एनटीपीसी को, ओएनजीसी, बीपीसीएल, सभी जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। कोई ट्रेड यहाँ बनता है या वॉच लिस्ट में रखें? वहीं अगर हम बाकी स्टॉक्स को भी स्पेसिफिकली देखें तो चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल फिलहाल 6 से 10% दोनों की यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। तो आपका कोई खास नजरिया इन पे बनता हुआ? आपने आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करी, हालांकि इनमें तो अभी किसी भी तरह कोई खास विशेष अपट्रेक का या आप बोले किसी तरह का कुछ पैटर्न फॉर्मेशन या कुछ ब्रेकआउट हो, इस तरह सा कुछ भी नहीं है। इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस है। हालांकि एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो ये काफी अट्रैक्टिव स्टॉक दिख रहे हैं। चेन्नई पेट्रो के तो हालांकि रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे जो लास्ट इसमें क्वार्टर में दिए थे। पर्टिकुलर अगर एमआरपीएल की बात करूं मैं, तो आज के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। राउंडिंग फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एमआरपीएल का टारगेट हमको 100 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे भी थोड़ा ले सकता है, थोड़ा सा फिर 80 रुपए के आसपास बोल ले, स्टॉप लॉस लगाए अपना 75 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है 100 रुपए तक के टारगेट हमको एमआरपीएल में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एमआरपीएल पर रखिए नज़र, स्टॉप लॉस 75 का और टारगेट यहाँ पर 100 तक के नज़र आ सकते हैं। 80 के लेवल पे भी आपको यहाँ पर अगर कुछ बाय एंड डिप्स की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुँचाया है हमारे अगले दर्शक ने, और इनका नाम है राजकुमार, मुजफ्फरपुर से हैं। राजकुमार का सवाल है पीरामल फार्मा के, इन्होंने 5000 शेयर लिए हैं 155 के भाव पे, और नज़रिया चाहते हैं क्या करना चाहिए। अच्छे खासे इस वक्त नुकसान में वो नज़र आ रहे हैं। गौरांग जी, क्या आप कवर करते हैं स्टॉक को? नहीं, क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है तो विशेष रूप से टिप्पणी नहीं। ठीक है, रत्नेश जी आपका व्यू? बिल्कुल, ये पीरामल में से आई थिंक निकला हुआ शेयर है ये पीरामल फार्मा, और इसका कंटिन्यू जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद से कंटिन्यू ये लोअर लो फॉर्मेशन में, हालांकि बहुत बड़ा चार्ट तो नहीं है, मेरे पास मतलब अभी रिसेंट की लिस्टिंग है ये। इनको सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक इनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं, 87 रुपए का, 87 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर मुझे कहीं पे भी अगर ये 97 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत 110 तक आने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो 110 के आसपास जो भी आए फिर निकल जाए, और 87 का जरूर इसमें स्टॉप लॉस लगा लें। इस बीच गोदरेज कंज्यूमर देखिए, यहाँ पर Q1 अपडेट आए हैं और उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी जैसे ही ये अपडेट आए, और अच्छे आंकड़े नज़र आ रहे हैं। 2% ऊपर है Q1 में, सेल्स ग्रोथ 10% रहने की संभावना है, और इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ को भी लेकर कंपनियां कह रही हैं कि 7 से 9% रहने की संभावना है। तो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। GCPL 2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, और अब तिमाही नतीजे भी आना शुरू होंगे। उस लिहाज से रत्नेश जी क्या सजेस्ट करेंगे गोदरेज कंज्यूमर में? ये जो तेज़ी आई है, एंट्री करने की सलाह देंगे? गोदरेज कंज्यूमर काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। इसमें कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। एक एंट्री की सलाह में इनको कोई भी लेना चाहता है तो 1090 रुपए के ऊपर इसमें एक एंट्री बन सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। फिर वो भी ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहता है तो 1065 रुपए का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर वो टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से 1120 रुपए तक के बन सकते हैं। तो 1090 के ऊपर इसमें एंट्री ले।
1090 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। 1100 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक आज फोकस में वो है संवर्धन मदरसन का। शेयर में आज हम देखने की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और दरअसल कुछ डील्स की भी खबर आ रही है। होंडा मोटर्स और मदरसन के बीच एक बड़ा करार हुआ है जिसका असर हम शेयर पर देख रहे हैं। पूरी डिटेल्स लेकर सृष्टि हमारे साथ मौजूद हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, संवर्धना मदरसन की तरफ से एक डील की खबर आई है जहां पे होंडा मोटर के साथ उन्होंने करार किया है। होंडा मोटर की सब्सिडरी याचियो इंडस्ट्रीज में उन्होंने 81% हिस्सेदारी खरीदी है और इस पूरी डील की जो इक्विटी वैल्यू लगाई गई है वो 1306 करोड़ पे लगाई गई है। अब याचियो इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट में प्रेजेंस रखती है और क्योंकि ये होंडा मोटर की सब्सिडरी है तो पूरे जितने इनके पार्ट्स हैं जो कि कंपनी सनरूफ, फ्यूल टैंक्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है वो पूरी तरीके से होंडा की गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा संवर्धना मदरसन क्योंकि अब ये एक होंडा की सब्सिडरी को एक्वायर कर रहा है तो क्योंकि इनका बहुत सारे OEM यानी कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ करार है जो कि होंडा फिलहाल इनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 1% हिस्सेदारी रखता था, वो अब बढ़ के 6% हिस्सेदारी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें कि कंपनी और क्या करती है तो कुछ फाइनेंशियल्स पे हाईलाइट डालें तो याशियो इंडस्ट्रीज के EBITDA मार्जिन कुछ 11.4% पे है और इनकी जो सालाना आय है वो 6586 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपनी के कुछ और सिनर्जी बेनिफिट्स की बात करें तो संवर्धना ने साफ किया है कि ना ही सिर्फ होंडा मोटर्स बाकी OEMs के साथ भी वो इन प्रोडक्ट्स के लिए करार कर सकती है और साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे भी कंपनी फोकस कर रही है और फ्यूल टैंक्स को लेकर वहाँ पे भी उनका पॉजिटिव नजरिया है। तो ये पूरी डील अनाउंसमेंट संवर्धना मदरसन की तरफ से। राइट, थैंक यू सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये है बड़ी खबर संवर्धना मदरसन के लिए जिसके चलते 7% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश जी, गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही आज समय देने के लिए। तो फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाज़त। एक